हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। माय नेम इज नितिका भोला। आई एम फ्रॉम विक्रमादित्य एकेडमी। आपके साथ फिर से लेकर आई हूँ इडियम एंड फ्रेजेस फॉर RIMC एग्जाम। तो आई होप आपने लास्ट क्लास में काफ़ी सारे इडियम फ्रेजेस हमारे पार्ट 1 में आपने पढ़े होंगे और काफ़ी उससे आपको हेल्प मिली होगी। तो आइए फिर से सीखते हैं पार्ट 2, यानी कि अभी हमारे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 60 इडियम फ्रेजेस पढ़े हुए हैं जो हमें रिवाइज करने हैं फॉर RIMC एग्जाम। तो चलते हैं, सीखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। तो इसका मीनिंग होता है टेक ऑन अ डिफिकल्ट वर्क दैट इज बियॉन्ड योर कैपेबिलिटी, यानी कि ऐसा काम जो कि आपके पहुंच में नहीं है, काफी डिफिकल्ट है आपके लिए करना। वो उसके लिए कौन सा मीडियम यूज करते हैं? बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। प्ले बाय द ईयर, और प्ले बाय द ईयर का मतलब होता है टू इम्प्रोवाइज। सो इम्प्रोवाइज का मतलब होता है जस्ट वेंट टू, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। आई जस्ट वेंट टू कैनेडा एंड डिड एवरीथिंग बाय द ईयर, नो आइटिनरी, नो शेड्यूल्स। सो टू इम्प्रोवाइज, टू किसी चीज को इम्प्रूव करना, राइट, इज प्ले बाय द ईयर। इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो इस इडियम का क्या मतलब है? यू आर बेटर ऑफ नॉट नोइंग सम थिंग्स। मतलब अच्छा होता है किसी चीज के बारे में अगर हम कम जाने, अगर हमें किसी चीज का कम पता है तो कभी कभी अच्छा होता है। सो इडियम फॉर दिस इज इग्नोरेंस इज ब्लिस। सम टाइम आपको समझ में आया? आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सिट इन फ्रंट। आप सामने बैठ जाइए बिकॉज यू माइट नॉट एबल टू गेट थ्रू द बोर्ड, राइट? या नाउ इट्स displayed properly. So ignorance is bliss का मतलब होता है कि कई बार चीजों को ना जानना ही अच्छा होता है, right? An example is his wife always asked him what it was he did late at night. Turned out he was insider trading, but she knew nothing about this, so she won't be convicted. Sometimes ignorance is bliss, है ना? उसको नहीं पता होता तो ज्यादा अच्छा होता। Next is put something on ice. आइस के ऊपर कुछ रख देना, हाँ, इट मीन्स टू पुट समथिंग ऑन होल्ड, है ना? आइस के ऊपर कुछ रखने का मतलब क्या है? पुट समथिंग ऑन होल्ड, क्योंकि वो भी जम जाएगा, राइट? सो किसी चीज का फ्रीज होना, किसी चीज का होल्ड होना, इसका मीनिंग है, राइट? द एग्जाम्पल इज एज पर द बॉस ऑर्डर माइकल हैज पुट हिज पर्सनल मैटर्स ऑन आइस, राइट? Another one is you can say that again. That's absolutely true. इसका मीनिंग क्या होता है? You can say that again. It's absolutely true. और इसका एग्जाम्पल है The earth is bleeding. You can say that again. The earth is bleeding. मतलब the earth is not bleeding, but it's an example. Right? Next is bite the bullet. ये कौन बताएगा? अभी इसका एग्जाम्पल सामने नहीं। Bite the bullet का मीनिंग क्या होता है? Who will tell me? Yes, yes, try. Yes. Tell me. Yeah, come. Yeah, Shaurya, tell me. What is the meaning of bite the bullet? To make impossible thing possible. To make impossible thing possible? Yes. Is it correct? Is this correct? Is this correct? बताओ। तो bite the bullet का मतलब क्या होता है? आपको पता है? To get something over with because it is inevitable. तो bite the bullet का मतलब होता है कि जो चीज आपने अभी होप नहीं की है कि हो सकता और वो हो जाए, हाँ, आप बैल मुझे मार, समथिंग लाइक दैट, हाँ। सो bite the bullet, आप बुलेट को बाइट कर सकते हो? नो, राइट? थैंक यू सो मच। सो मीनिंग ऑफ दिस इज टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज अनएविटेबल। एंड एग्जाम्पल इज, आप एग्जाम्पल से समझिए। Vikas was diagnosed with second stage cancer, but he did not want to get chemotherapy. By the will of his wife, he bit the bullet. ठीक है? वो कीमोथेरेपी नहीं कराना चाहता, but because of his wife, he bit the bullet. मतलब he was in a very difficult situation, right? तो inevitably जो आप नहीं चाहते हो आपको वही करना पड़ता है. That is biting the bullet, right? Next is go back to drawing board. गो बैक टू ड्रॉइंग बोर्ड का मतलब होता है टू स्टार्ट ओवर। क्या मीनिंग होता है? टू स्टार्ट ओवर। सो इट इज नॉट टू लेट टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड एंड एसेस योर मिस्टेक्स। तो कभी भी अगर कोई बुराई नहीं होती अगर हम वापस अपनी मिस्टेक से सीखें और नई शुरुआत करें, राइट? अनदर इडियम इज कॉल इट अ डे। सो कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग।
and stop doing things. So what, it didn't complete the puzzle today. Let's call it a day and come back again tomorrow. तो आज हमसे कुछ काम नहीं हो तो कोई बात नहीं, let's call it a day. छुट्टी करते हैं आज. Holiday. Let's do it tomorrow. Beating around the bush. Who will tell me? Come in front and tell me. Beating about the bush. Come fast. Yeah. Beating about the bush. Circumlocution. Huh? Circumlocution. To talk about unnecessary things. Very good. To talk about unnecessary things. हाँ, जिसकी जरूरत नहीं होती है, बेकार की बातों में. So beating around the bush का मतलब ऐसी चीजें घुमाना जिसकी कोई जरूरत नहीं है. Thank you so much. So to talk about unnecessary things. An example is when I asked my secretary about the missing file and document, she was beating around the bush. वो क्या कर रही थी? बातें घुमा रही थी. So बातें घुमाना is beating around about the bush, right? Being in a tight corner. इसका मतलब क्या होता है? Who will tell me? Being in a tight corner मतलब being in a difficult situation. हम जब मुसीबत में फंस जाते हैं ना, यहां जाए तो भी प्रॉब्लम, वहां जाए वो भी प्रॉब्लम, वो क्या होता है? बीइंग इन अ टाइट कॉर्नर. याद रखो, कीप रिवाइजिंग ऑल दीज. And the example is Radha's low grade, despite her constant effort, has put her in a very tight corner. मेहनत भी की लेकिन फिर भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो she was in a very tight situation. So किस में थी वो? She was being in a tight corner, right? Another one is at the 11th hour. Yes, what is the meaning? Stand up. Come here, Mansi. Yeah. At the 11th hour. At the last moment. Yes, at the last moment. Very good. Such genius children I have, right? So, at the last moment. और last का example है, while leaving for Shimla, Harshit kept his mobile phone charger in the bag at the 11th hour. And last minute जब हम कुछ करते हैं और बिल्कुल एकदम भागते दौड़ते हुए कुछ करते हैं, तो वहां पे कौन सा item यूज होगा? At the 11th hour. ठीक है, let's move further. Another one is swan song. सुना है ये कभी? Swan song. कौन बताएगा? Anybody? Who wants to tell? So, meaning of this is last piece of work from an artist. एक आखिरी जो हमारा कुछ शानदार सा काम होता है उसको बोलते हैं swan song, right? So the last piece of work of an artist before his or her death, यानी किसी का भी बहुत महान कार्य उसके मरने से पहले जो पूरा किया जाए उसको क्या बोलेंगे? कैसे उसको ऑनर देते हैं? By saying this idiom, swan song. And the example is this painting was M.F. Hussain swan song, यानी उसके मरने से पहले M.F. हुसैन की ये लास्ट पेंटिंग थी. तो क्या थी? बहुत ही बहुमूल्य थी, राइट? बहुत ही अच्छी, एक्सपेंसिव. वाइल्ड गूस चेज. आइए अधिराज, कम हियर. या तो अधिराज हियर. Futile chase. फ्यूटाइल चेज मीनिंग क्या है? मुझे मीनिंग समझाओ. मैम मतलब किसी के पीछे, मतलब पागलों की तरह वो चेस करना. हाँ, किसी के पीछे ऐसा. बट अच्छा था, लेकिन मीनिंग भी पता होना चाहिए बेटा. वेरी गुड. यू कम हियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूटाइल चेज? कम हियर. आई नीड एक्सप्लेनेशन. देखिए, रटने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट आई नीड एक्सप्लेनेशन. बताइए, व्हाट इज फ्यूटाइल चेज? बेफालतू की चीज, किसी का फ्यूटाइल चीज मतलब एग्जाम्पल देखिए, कैचिंग द टू थीव्स टुगेदर ऑन अ जैम पैक्ड रोड वाज नो लेस देन अ वाइल्ड गूस चेस फॉर अ पुलिसमैन. वाइल्ड गूस चेस होती है कि एक साथ बहुत सारी चीजों को इकट्ठा चेस करना. हाँ, फ्यूटाइल मतलब काफी एक्टिवली. हाँ, तो आप एग्जाम्पल से देखिए, कैचिंग द टू थीव्स टुगेदर मतलब दो चोरों को अगर आप इकट्ठा पकड़ रहे हो ट्रैफिक जैम में, तो कितना ज्यादा चेजिंग हो जाएगी ना. ट्रैफिक जैम है, यहां भी भागना, वहां भी भागना. सो वेरी एक्टिवली चेजिंग समथिंग एट वन गो इज फ्यूटाइल चेज. ठीक है, थैंक यू. बरी द हैच, इसका क्या मतलब है? एंडिंग अ क्वारल टू मेक पीस. यानी कि जब कोई भी क्वारल या झगड़ा हो रहा है तो उसको एंड करने के लिए जो हम पीस भरी बातों का इस्तेमाल करते हैं, या पीसफुल कोई बीच में एक हारमोनियस कोई एक्टिविटी करते हैं, या कोई पीसफुल एक्टिविटी का सहारा लेते हैं, उसको बोलते हैं बरी दी हैचे. ठीक है. माई फादर बरीड दी हैचे बाय इक्वली डाइविंग द पास्ता बिटवीन मी एंड माई सिस्टर. Okay, I'm so sorry. I think there is some electricity glitch, because of that this display is not working. So I request Jay to please look after. So by the way, let's talk
कैसा लग रहा है आपको? समझ में आ रही है? Yes, ma'am. इट्स इंटरेस्टिंग है ना, और काफी प्रैक्टिस हो रही है, कुछ नए नए इडियम्स भी आपके सामने आ रहे हैं जो अभी तक आपने बुक्स में भी नहीं पढ़े होंगे. सो लेट्स प्लीज कीप रिवाइजिंग बिकॉज यू ऑल आर अपेयरिंग फॉर RIMC एग्जाम एंड आई नो you can do it because you all have that kind of capability, you all have that kind of potential. You don't have to take stress at this time. You have to just study, work hard, do and die situation, है ना? क्या करनी है? डू एंड डाई सिचुएशन. स्ट्रेस नहीं लेना है बेटा. यू हैव टू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. थोड़ी मेहनत और लगेगी, बस ये 10-20 दिन की मेहनत है, ये मेहनत हम कर लेते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते जाते. तो डेली हमने क्या कर 3 सेक्शंस में अपने आप को अपनी स्टडीज को डिवाइड कर लेना. स्पेशली इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश की आप 3 सेक्शंस आप डिवाइड कर लीजिए. एक हमारा हो गया रीडिंग एंड राइटिंग, दूसरा हो गया हमारा वोकैबुलरी, और तीसरा जो है सेक्शन हमारा हो गया ग्रामर. राइट तो आप देखो ग्रामर में जो जो आता है वो आप प्रैक्टिस करो, जो नहीं आता उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज जहां पर भी आपको वीकर एरिया लग रहा है ग्रामर का हम उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. राइट और जो एरिया आपको वोकैबुलरी में लाइक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अदर लाइक मे बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बट आपको लगता है कि मेरे इडियम्स क्लियर नहीं है, मुझे अच्छे से नहीं आते, तो जो सेक्शन में जो पार्ट आपको लग रहा है ये अभी मेरा वीकेस्ट जा रहा है उस पर अभी ज्यादा फोकस करिए. राइट हाँ, और थोड़ा सा बिकॉज वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर RIMC, तो मार्क्स वाइज भी प्रिपेयर कीजिए. सबसे ज्यादा कौन सा मार्क्स आता है? विच सेक्शन? ग्रामर आता है, तो ग्रामर पे ज्यादा फोकस कीजिए. एक बार लास्ट टाइम सारी ग्रामर को जो है आप रिवाइज कर लीजिए. और वैसे भी हमारा संडे को मैराथन हुआ करेगा. संडे इवनिंग वी आर going to start our Sunday marathon in which we are going to focus on our like 3-4 hours of study like on grammar, रीडिंग एंड राइटिंग एंड वोकैबुलरी. तो इस पूरे हम इन 20 डेज में हम पूरा अपना इंग्लिश का जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको RIMC के लिए क्लियर कर देंगे. ठीक है, आई होप यू विल गेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इट. राइट सो कमिंग बैक अगेन, सो थैंक यू सो मच जय, फिगरिंग इट आउट. राइट सो वे वर वी या सो टू बिल्ड द कैट का क्या मतलब होता है? सारे बच्चों को आता है. वेरी गुड, आप बताओ. Come Shaurya, to build the cat. To face risk. To face risk. हाँ ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड. यानी रिस्क को फेस करना. हाँ जब कोई भी रिस्क आपके सामने है और आप उसको फेस करने के लिए तैयार हैं तो कौन सा इडियम यूज करते हैं? टू बिल्ड द कैट. एंड द एग्जांपल इज he built the cat when he was trying to escape the prison. So यानी कि prison से escape करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है. जेल से अगर कोई चोर छूट के भाग रहा है या जबरदस्ती भाग रहा है तो कितना बड़ा रिस्क होता है, लेकिन वो ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार था. So he built the cat. हाँ राइट. Turn a deaf ear का क्या मतलब होता है? बताओ. Turn a deaf ear, आप बता दो, मैं इसे बता दो. To ignore what someone is saying. Yes, to ignore things what someone is saying. कोई अगर कुछ कह रहा है, we have to ignore that, right? So we don't have to take it to our heart. So whenever her mother complained of her excessive use of mobile phone, Anu turned a deaf ear. अनसुनी कर देती है, बात को अनसुना करना is turn a deaf ear, right? यानी कि कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, right? So next is at sea. At sea का क्या मतलब होता है? आइए आप आ जाइए, वहीं से बोल दो, चलो कोई नहीं, आ जाओ, come here. Yeah. So Tanish, tell me. In confusion. In confusion. At sea का मतलब in confusion. अच्छा, इसको in confusion क्यों कहा गया? Why? देखो इडियम और फ्रेजेस के जो नेम दिए गए ना बेटा, उनके पीछे कोई रीजन होता है. आप सी के पास खड़े हैं तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे. क्यों? इसका मीनिंग क्यों है कंफ्यूज या इन कंफ्यूजन? बिकॉज सी समुद्र है ना, हमें उसका राइट हैंड पता है, ना लेफ्ट हैंड पता है, ना बिहाइंड हैंड पता, तो इसीलिए वो उसको इस इडियम के लिए क्यों यूज किया? कंफ्यूजन. राइट, थैंक यू सो मच. The example is I was at sea while choosing a lehenga for my sister's wedding at Manish Malhotra store. तो आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं ना, येलो कलर ले, ऑरेंज कलर ले, कौन सा ले? So I was at sea, right? Very good. Next is to be in the doldrums. To be in the doldrums. So इसका मीनिंग क्या होता है? To be in the lowest spirit. हाँ, जब हमारे स्पिरिट का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर का जो एक पोटेंशियल है या हमारे अंदर का जो एक हिम्मत है जो बहुत लोअर डाउन हो जाती है, तो हम इस इडियम का यूज करते हैं टू बी इन दी डोल ड्रम्स. राइट, एग्जांपल इज व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कोविड-19 इन माय एरिया आई वाज इन डोल ड्रम्स. तो जब मुझे पता चला कि कोविड बहुत बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम आ गई, तो मैं क्या हो गई, मेरी अंदर की जो एक वो थी
कहते हैं ना, स्ट्रेंथ थी वो क्या हो गई, लोअर हो गई। मेरे अंदर की जो स्पिरिट थी, स्पिरिट क्या, रोज काम करने की या सोचने की, जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो फिजिकल पावर थी, वो क्या हो गई, लो हो गई, राइट। हिट द बुक्स का मीनिंग क्या होता है, हु विल टेल मी? यस, आप आ जाओ आदित्य, कम हियर। मैम गोइंग टू स्टडी। Going to study, yes, hit the books का मतलब going to study, and after this class go and hit your books, okay, go for study and keep hitting the books till the RIMC exam, ये भी हम कह सकते हैं। So hit the books का मतलब going to study, so I won't be able to come for dinner as I have to hit my books, क्या करना है मुझे, study करना है for my half yearly examinations, right। Another is twist someone's arm, twist someone's arm क्या मतलब होता है, yes, आओ, come here, दौड़ के आओ like an army officer, come, run fast and come here, twist someone's arm, टू कन्विंस समवन। yes, very good, to convince someone, so twist someone arms का मतलब होता है to convince someone, हाँ, किसी को impress, convince करना। और example है, I was not planning to come to the party but by remaining me of all the good food you twisted my arm, हाँ, you twisted my arm, right। Next is stab someone in the back, stab someone in the back कहते हैं ना, पीठ में छुरा घोंपना, तो क्या मतलब है, टू बीट्रे अ क्लोज पर्सन, हाँ, किसी क्लोज पर्सन को धोखा देना, राइट। एंड द एग्जांपल इज, माय अंकल ट्रस्टेड हिज ड्राइवर सो मच बट ही स्टैब्ड हिम एट द बैक व्हेन ही सॉ ऑल द मनी बैग्स, यानी मेरे अंकल के पास एक ड्राइवर थे जैसे, लेकिन वो बहुत अच्छे ट्रस्टेड ड्राइवर थे, लेकिन जैसे उन्होंने पैसों का बैग देखा, उन्होंने अंकल की पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। सो इट मीन्स कि धोखा दे दिया, राइट। सो टू बीट्रे अ क्लोज पर्सन, स्टैब समवन इन द बैक, राइट। अनदर वन इज गो कोल्ड टर्की, इसका क्या मीनिंग होता है, टू गो कोल्ड टर्की का मतलब क्या होता है, टू क्विट, छोड़ दे, क्या मीनिंग होता है, छोड़ देना, राइट। एंड जैसे कि कोई हमें एडिक्शन होती है, हम उसे छोड़ देते हैं, कोई हमारी आदत होती है, हम उसे छोड़, यानी कि टू क्विट एनीथिंग, राइट। सो नो वन कुड बिलीव दैट माई फादर लेफ्ट ईटिंग स्वीट्स, ही वेंट कोल्ड टर्की, ठीक है, मेरे पापा ने अपनी मिठाई खाने की आदत को छोड़ दिया, क्या हो गई, ही वेंट कोल्ड टर्की, उन्होंने क्विट कर दिया। सो टू क्विट, किसी भी आदत को क्विट करना, किसी भी चीज को क्विट करना मीन्स टू गो कोल्ड टर्की, ठीक है। नेक्स्ट इज रिंग अ बेल, सो रिंग अ बेल का मतलब क्या होता है, साउंड फेमिलियर, कैसा, इसका मीनिंग क्या होता है, साउंड फेमिलियर का मतलब होता है सिमिलर दिखने वाला, हाँ, क्या होता है, साउंड सिमिलर, सिमिलर सा दिखता है। सो इज रिंग अ बेल। एग्जाम्पल इज, व्हाई डज दिस नेम रिंग अ बेल इन माई हेड, ये जो नेम है मेरे सर में घंटी क्यों बजा रहा है, बिकॉज बिल्कुल सिमिलर सा लग रहा है। सो रिंग अ बेल मीन्स साउंडिंग सिमिलर, राइट। कट टू द चेस, कट टू द चेस का मतलब होता है गेटिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी मुद्दे पे आना, राइट, गेटिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज द सबमिशन वर टू बी मेड टुनाइट, बॉस कट टू द चेस एंड आस्क्ड अस टू स्टार्ट वर्किंग, और जैसे सबमिशन हुआ, यू नो, एज द सबमिशन वर टू बी मेड टुनाइट, जैसे सबमिशन किए गए, बॉस मुद्दे पे आ गए, कट टू द चेस, राइट। ब्लो ऑफ द स्टीम, ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है, स्टीम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज स्टीम, एक्चुअली इसका मीनिंग है, ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है जब आप बहुत ही किसी का एक्सपीरियंस करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गुस्सा या कोई फीलिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट, उसको बोलते हैं ब्लो ऑफ स्टीम। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, शाइना वेंट रनिंग टू ब्लो ऑफ स्टीम एज शी हैड अ ह्यूज फाइट विद मदर, राइट। तो अब देखिए, मदर के साथ फाइट हो गई, तो उसके बाद जैसे आपकी किसी से फाइट होती है तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, हाई एंगर एक्सपीरियंस करते हो। सो दैट इज दैट एक्सपीरियंसिंग ऑफ हाई एंगर और एक्सपीरियंसिंग ऑफ स्ट्रेस, जब आप किसी से लड़ाई करते हो, कुछ बोल देते हो, तो क्या एक्सपीरियंस करते हो, हाई एंगर, स्ट्रेस। सो दैट इज ब्लो ऑफ स्टीम। नेक्स्ट इज फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फेस द रियलिटी, सच्चाई से रूबरू होना, राइट, फेस द रियलिटी। शिखा आस्क्ड हर हस्बैंड टू नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड जस्ट फेस द म्यूजिक वंस। सो फेस द म्यूजिक मतलब फेस द रियलिटी, फेस द ट्रूथ, जो सच्चाई है उसका सामना करना। थीफ, चोर का मतलब क्या, सॉरी, टू हैव स्टिकी फिगर्स, टू हैव स्टिकी फिगर्स का मतलब थीफ,
thief, right? And the example is the cashier had a sticky figure. ठीक है, चोर को बोलते हैं स्टिकी फिगर. किसको बोलते हैं? चोर को. तो अगर हम thief वर्ड या ना यूज करके इस idiom को यूज कर ले, स्टिकी फिगर, he stole around $2,000 and ran away from the bank. अब इसका बताइए, break the bank किसी को आता है? ब्रेक दी बैंक का मतलब होता है टू वेरी एक्सपेंसिव. अरे भाई बहुत सिंपल है इसको समझना. ब्रेक दी बैंक, बैंक को तोड़ने का मतलब है बहुत सारा पैसा आना, और जिसके पास पैसा आएगा वो क्या हो जाएगा? To be very expensive. हाँ ऑब्वियसली अमीर हो जाएगा, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, राइट? सो टू ब्रेक दी बैंक, राइट? एग्जाम्पल इज आई हैड टू ब्रेक दी बैंक टू बट दीज टू बाय दी शूज. आई थिंक रॉन्गली वो हो गया, एक सेकेंड. टू बाय दी शूज, आई हैड टू ब्रेक दी बैंक, यानी कि मेरे पास, मुझे एक्सपेंसिव होना पड़ेगा, मेरे पास पैसा चाहिए मुझे, अगर मुझे एक्सपेंसिव शूज खरीदने. आई हैव टू ब्रेक दी बैंक. आई हैव टू ब्रेक दी बैंक इफ आई हैव टू बाय आईफोन, राइट? समझ में आ गया? ओके, सो टू बी रिच, टू बी एक्सपेंसिव एक ही बात है. नेक्स्ट इज फेस द म्यूजिक. ये आपको पहले ही समझ में आ गया. फेस द म्यूजिक का क्या था? टू फेस द रियलिटी. इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन. It is always darkest before the dawn. So things will get better. कहते हैं ना, एक रात के बाद, घनी रात के बाद एक सवेरा, एक उजला सवेरा आएगा. So इसका मीनिंग यही है बेटा, it is always darkest, यानी कि एक खूबसूरत शुरुआत, एक खूबसूरत मॉर्निंग, एक खूबसूरत सुबह से पहले एक घना काला अंधेरा होता है, राइट? सो मीनिंग है इसका कि चीजें ठीक हो जाएंगी. थिंग्स विल ऑल इज वेल, ऑल इज गोइंग टू वेल, थिंग्स विल बी बेटर, राइट? एग्जाम्पल इज आई नो यू हैव गॉन थ्रू द वर्स्ट बट रिमेंबर इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन. नेक्स्ट इज जंप द गन. बंदूक पे कूदने का क्या मतलब है बताइए? टू एक्ट वेरी प्रॉम्प्टली, है ना? हाँ, क्विकली और प्रॉम्प्टली, एकदम से किसी चीज पर आप एकदम से क्या, आपने कोई एक्शन शो कर दिया, राइट? सो टू एक्ट ऑन समथिंग प्रॉम्प्टली बिफोर द राइट टाइम. ये ध्यान रखना है, यानी कि टाइम से पहले. जैसे हम कोई बात कर रहे हैं, लेट्स से बात करते करते अभी कोई इस बात का कंक्लूजन नहीं हुआ, लेकिन किसी ने अपनी बात बोल दी बीच में, है ना? अभी वो हम कोई भी एक काम कर रहे हैं, एनी टास्क वी आर डूइंग, और टास्क कभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसमें से बीच में किसी ने आके अपना कोई डिसीजन सुना दिया. सो दैट इज यू नो जंप द गन का मतलब होता है टू एक्ट ऑन समथिंग प्रॉम्प्टली बिफोर द राइट टाइम. सही समय से पहले किसी चीज पर अपना एक्शन करना, प्रॉम्प्टली. एंड द एग्जांपल इज आई थिंक आई जंप द गन बाय सेंडिंग ईमेल बिफोर दे टेल द टाइम. मुझे किसी को ईमेल भेजनी है, मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन अभी उन्होंने बताया भी नहीं कब भेजनी, बट आई हैव ऑलरेडी सेंट इट, राइट? सो आई हैव जंप्ड द गन. नेक्स्ट इज वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव. अपने दिल को, स्लीव का मतलब क्या होता है? बाजू. बाजू पे कैसे पहन सकते हो? सो वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव. सो इसका मीनिंग है एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ टू ओपनली. अपने आप को खुलकर दूसरों को एक्सप्रेस करना, राइट? इज वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, यानी अपने आप को दूसरों के सामने खुल के एक्सप्रेस करना, राइट? एंड द एग्जांपल इज शी wears her heart on her sleeves and often gets hurt. वो सबके सामने क्या करती है? wears her heart on her sleeves, बहुत खुल के, यानी अपने बारे में सबको खुल के बताना, और फिर उसके बाद क्या होती है? दूसरों से हर्ट की जाती है, क्योंकि जब आप खुलकर अपने बारे में सबको बताएंगे तो नेचुरली पीपल विल क्रिटिसाइज यू फॉर एनीथिंग, राइट? कट नो आइज. कट नो आइज का मतलब क्या होता है? फेल टू मेक एनी इम्पैक्ट. हाँ, अपना कोई भी इम्पैक्ट जब आप दूसरों पे बनाते हो, जब उसमें फेल हो जाते हो, दैट इज कट नो आइज. और कट, इसका एग्जाम्पल है योर पोएट्री कट्स नो आइस विद मी. यानी आपकी जो पोएट्री है मुझ पे कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई. इम्पैक्ट का मतलब होता है एक, आप वो एक छोड़ देते हो ना, एक इंप्रेशन छोड़ देते हो, दैट इज यू नो कट नो आइस, राइट? अनदर वर्ड इज, अनदर इडियम इज लाइट एट द एंड ऑफ टनल. इसका क्या मतलब? लाइट एट द एंड ऑफ टनल, बताइए. या seeing signs of improvement in future. So seeing light, इसका मतलब है seeing the light at the end of the tunnel. मतलब एक टनल है, सुरंग है जिसपे बहुत डार्क है और आपको लाइट बिल्कुल एंड में नजर आ रही है, इसका मतलब आपको होप नजर आ रही है, राइट? सो seeing that hope, so meaning
seeing some sign of improvement in the future. And the example is, I see the light at the end of the tunnel for my relationship with her. Right? Through thick and thin. ये तो सबको आता होगा. बताइए, who will tell me? आ जाओ, come. Through thick and thin का मीनिंग क्या होता है? थ्रू गुड एंड बैड टाइम। या थ्रू गुड एंड बैड टाइम, यानी बोथ द टाइम, चाहे वो गुड है या बैड है, थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स। एग्जांपल इज बुक्स एंड म्यूजिक स्टे बाय योर साइड थ्रू थिक एंड थिन टाइम, यानी कि म्यूजिक और बुक्स, चाहे आपका अच्छा टाइम हो बुरा हो, दोनों ही में आपका साथ देते हैं। आप बुक्स पढ़ते हैं, एम्पावरमेंट आपको मिलता है, आप म्यूजिक सुनते हैं, आपको जॉय मिलता है, तो गुड या बैड दोनों टाइम से आपके साथ होते हैं। सो इट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो थैंक यू सो मच शौर्य, हाँ, और अच्छे से इसको लर्न करते रहिए। नेक्स्ट इज क्राई फॉर द मून। ये तो सबको पता होगा, आई नो यू आर सच एन इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। या टेल मी। Crying for the impossible things. हाँ, क्राइंग फॉर इम्पॉसिबल थिंग, कहते हैं ना मेरे लिए चांद तोड़ के ले आओ, तो चांद तो टूट नहीं सकता, सिट डाउन, है ना, कि मेरे लिए जाओ चांद लेके आओ, सुना होगा ना बहुत बार। सो क्राइंग फॉर द मून, चांद के लिए रोना, सो इट इज इम्पॉसिबल। सो यू नो होपिंग टू आस्क फॉर समथिंग विच इज डिफिकल्ट, हाँ, किसी डिफिकल्ट चीज के लिए जो इम्पॉसिबल है उसके लिए मांगना है, उसके लिए पूछना। इज एंड द एग्जाम्पल इज यू आर क्राइंग फॉर द मून फॉर दिस कंसर्ट टिकट्स। हाँ, सो एक कॉन्सर्ट हो रहा है, उसकी टिकट्स नहीं मिल सकती, बट स्टिल वी आर क्राइंग फॉर द मून, राइट। रीड बिटवीन द लाइन्स, क्या मतलब होता है? रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द रियल मैसेज विच इज इन द राइट अप। कोई कंटेंट है, कोई राइट अप है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है गहराई से उनके बीच में जो लिखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको, उस मैसेज को समझना। जैसे कि हम पोम्स करते हैं, तो जब हम पोम रीड करते हैं तो पोम में वैसे तो सिंपल एक लैंग्वेज लिखी होती है बाय द पोएट, लेकिन जब हम पोम पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग, कुछ रियल मीनिंग, कुछ डीप मीनिंग कुछ निकलता है ना हमेशा पोम का। सो दैट इज व्हाट रीडिंग between the lines. The example is, if you try to read between the lines, her song is actually about me. यानी भाव, यानी कि किसी भी एक पोम का या किसी ड्रामा का भाव समझना कि पोएट और राइटर क्या कहना चाहता है, राइट? गॉट इट? सो दैट इज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट इज pour out one's heart. pour out one's heart मतलब, yes, like to express openly. वेरी गुड मानसी, टू एक्सप्रेस ओपनली, यानी दिल, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना। देखो अभी अपने पीछे एक और इडियम देखा था ना, बहुत खुल के एक्सप्रेस करना, ठीक है, सब कुछ बता देना अपने बारे में, उसका डिफरेंट मीनिंग है, बट यहाँ पे क्या है? टू एक्सप्रेस ओपनली, यानी अपने आप को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना। सो पोर आउट वंस हार्ट, right? And the example is, I can't pour my heart out to you if you are too distracted by everything around yourself. अगर आप हर चीज में बिजी रहेंगे तो मैं अपना, जो भी अपने हार्ट में, जो मेरे दिल में, कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगी, राइट? सो इट इज दैट। सो नेक्स्ट इज, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन with our idiom and phrases. I think it's ended. Thank you so much. And now do let me know, how was this class? मजा आया? Interesting? Yes, ma'am. समझ में आए idioms आपको? Right? So please learn all these idioms, and to you also, all my students online who are watching me. Not, I was just asking the offline children, but yes, you are also my children who are preparing for RIMC. So all the best to all of you, and keep, going through my videos for more understandings of grammar and other, because soon we are coming of marathon. So all the best, and keep smiling and be positive, no stress, only keep working hard, and please keep hitting your books, right? So thank you so much. Bye bye.